हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीबीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ एडीफाइन में। दोस्तों, आज हम लोग मेंस क्लास की तरफ बढ़ेंगे। मेरे चैनल का नाम है बीपीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ एडीफाइन में। जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, चूंकि अभी जो है 71वीं बीपीएससी की आ गई है, आंसर सीट आ गई है, आंसर की आ गई है, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों का जो है 70+ आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका 70 के अंडर में आ रहा है। तो अभी जो है इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब कट ऑफ को लेकर हो सकता है कोई हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम लोग, किसी कोई का मैंने अभी तक सुना नहीं है जिसका भी 100 से प्लस गया हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी, 1/3 निगेटिव था, तो बहुत सारे लोग की स्थिति खराब हुई है। तो उस मुताबिक अगर हम देखें तो इस बार जो है कट ऑफ हो सकता है कि कम जाए, कम जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपका 70 तक भी सही हो रहा है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अपने आप को आप फिर भी रेस में मान के चलिए। अब होता क्या है कि अगर हम लोग अपने आप को रेस में मान लिए, ठीक है, हमारा रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अगर हम मेंस के करंट अफेयर का प्रिपरेशन नहीं किए रहेंगे, तो एका बैग हमें 2 महीने का समय देता है, और 2 महीने में जाके मेंस को परफॉर्म करना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मेंस क्लास रोज लाऊंगी सुबह में 9 बजे। और हम लोगों ने पहले ही जो है एससीओ पढ़ लिया है। हमारा पहला टॉपिक जो था एससीओ हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा हम आज पढ़ेंगे ब्रिक्स। देखिए, ये जो टॉपिक है मैं करा रही हूँ, वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बीपीएससी जो होता है, बीपीएससी का जो मेंस होता है, वो ऑल अबाउट करंट होता है। आपने जो साल भर के अंदर करंट अफेयर पढ़ा है, उसी करंट अफेयर को डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको बीपीएससी मेंस पूछेगा, तो फिर वो आपको बीपीएससी मेन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करंट अफेयर पर पकड़ को मजबूत बनाना है। सही बात है कि पीटी की स्थिति बहुत खराब है। क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल का था, मॉडरेट और टू टफ था, इजी बिल्कुल नहीं था, और निगेटिव मार्किंग चलते बहुत सारे लोगों का जो है पीटी में स्थिति खराब हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कट ऑफ में आ रहे हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते हुए जो है अब हमें मेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो है वो मेंस की क्लासेस कंडक्ट करानी शुरू कर दी है। ये क्लासेस जो है फ्री फॉर ऑल है, किसी को भी यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री फॉर ऑल है। बस आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोग को जो है सुबह में 9 बजे जो है क्लास, रोज सुबह में 9 बजे होगी, डेली एट 9 AM। ये क्लास 9 बजे रोज होगी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सप्ताह में जो है 4 दिन हमारी जो क्लास होगी, 4 डेज, वो होगी आपको करंट अफेयर। और इसमें 2 दिन जो है वो हमारा 2 डेज, हमारा जो होगा 2 डेज, वो हम करेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, जब आप अचानक से आपके पास जब पीटी का रिजल्ट आ जाता है आपका, और आपके पास सिर्फ 2 महीने बचते हैं आपको मेंस करने के लिए, तो उस समय क्या होता है कि आप एक डिलेमा की स्थिति पर फंस जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें। और हमारे यहाँ जो एक सेगमेंट ऐड हुआ है एसे, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, कैसे जो है एसे को तैयार करें। तो इसीलिए हम 2 महीने का वेट नहीं करेंगे, हम आज से ही एसे के जो है पर वीक जो है हम 2 टॉपिक एसे का उठाएंगे, और 2 जो है एसे की क्लासेज हमारी आएंगी। और जो बाकी जो करंट अफेयर है वो आपको सप्ताह में 4 दिन आएगी। इस तरीके से हम एक कंप्लीट पैकेज आपके मेंस का जो है वो हम डिजाइन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, मेरे क्लास में फ्री फॉर ऑल है। बस आपको करना ये है, आपको बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को जो है आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसके साथ साथ जितने भी लोग 72वीं का जो है तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो 1 डे एग्जाम से जो एईडीयू का तैयारी कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है, बिहार एसएससी कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है रात के 9 बजे मेरी क्लास आती है। रात में 9 बजे की जो क्लास है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री है। अभी रात में 9 बजे जो मेरी क्लास आ रही है
वो एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास है। तो जितने भी लोग अभी अब तक अपने जो है बेसिक को मजबूत नहीं कर पाए हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम में जो आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं उसमें एनसीईआरटी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं एनसीईआरटी कवर कराऊंगी और एस के पांडे सर की बुक की अधिकांश जो चैप्टर हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर ये दोनों बुक से अगर आप हिस्ट्री कर लेते हैं तो फिर हिस्ट्री में कहीं से कुछ छूटने की आशंका जो है समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म होगा हम जो साइंस की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरीके से सो ऑन हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है। हमने एक पहला टॉपिक कर लिया, टॉपिक नंबर 2 हमारा ब्रिक्स है, उसको हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिक्स, ठीक है। ये 17वां ब्रिक्स हुआ है। कौन सा ब्रिक्स हुआ है? तो 17वां ब्रिक्स हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? 17वां ब्रिक्स ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको ब्राजील में। कहाँ हुआ है? ब्राजील में। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। ये पीटी फैक्ट भी है, पूछा भी था इस बार बीपीएससी में। तो आपको ब्राजील के जो शहर है रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। जो भी लोग पीटी फैक्ट से पढ़ना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। आप देखिए इसमें हमारे तरफ से किसने भाग लिया? तो हमारे तरफ से हमारे पीएम गए थे, पीएम मोदी गए थे। कौन गए थे? तो पीएम मोदी गए थे। और यहाँ पे जब वो गए तो उनको ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। ये एडिशनल फैक्ट है, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान हमारे पीएम को मिला है। तो इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को जब शुरू करना चाहेंगे, देखिए एक आंसर राइटिंग होता है। जितने भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी। बीपीएससी मेन की तैयारी का जो फ्रेशर लोग हैं उनके बीपीएससी फॉर बिगिनर मेरे जो चैनल है उसका टैगलाइन ही है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको एक दिक्कत आ रही होगी, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो है वो क्या क्या होता है इस पर जो है कल एक शॉर्ट वीडियो मैं डालूंगी। जो आंसर राइटिंग अब कैसे शुरू करें उस पर एक डिटेल वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपकी आएगी कल, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्रिक्स में जो क्या क्या कहा गया है। तो ब्रिक्स का एक थीम दिया गया है। ब्रिक्स का थीम क्या है? थीम है अधिक समावेशी और वह सतत विकास हेतु सतत शासन हुआ है यहाँ पे, सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये इसका थीम है, अधिक समावेशी एवं सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। यानी कि आपने यहाँ पे एक टर्म देखा, वो है वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ। इट टर्म्स ग्लोबल साउथ। एंड ग्लोबल साउथ से हमारा क्या मतलब है? ग्लोबल साउथ से मतलब है कि जो अफ्रीकन कंट्री है और कुछ जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री भी है जो पिछड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ती, जो कि विकासशील है, बहुत ही पिछड़ी स्थिति में है, तो उनको जो है ग्लोबल साउथ कहा जाता है। मैक्सिमम जो है अफ्रीकन कंट्रीज में शामिल है। उनके आवाज को उठाने के लिए जो है इस बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ 17वां वो केंद्रित रहा है। तो अगर आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि 3 पार्ट होता है। एक तो पहले भूमिका लिखनी पड़ती है, इंट्रो लिखना पड़ता है, फिर मेन बॉडी होता है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया, जिसका थीम था
अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। और ये भी लिख सकते हैं कि एक ऐसे समय में जब देखिए, जब पूरी दुनिया जो है वो क्या है, जो पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका झेल रही है, ऐसे में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए, भारतीय सॉफ्ट पावर को जो है दुनिया के सामने लाने के लिए, भारत की क्षमता निर्माण के लिए, और इसके अलावा जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है, जो भारत में होने जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सम्मेलन जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आप भूमिका तो तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, 18वां समिट। अब इसका 18वां समिट कहाँ होगा, 18वां समिट होगा भारत में। कहाँ होगा, भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पीटी फैक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां समिट कहाँ होगा ब्रिक्स का, भारत में होगा। और ये कब होगा, 2026 में होगा। कब होगा, 2026 में। नेक्स्ट अगर हम देख लें कि अब 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में क्या क्या प्रमुख पहल की गई है, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स में क्या जो 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें क्या क्या मुख्य रूप से कहा गया है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स क्या है। तो 17वां ब्रिक्स, इसका जो है सम्मेलन की मुख्य पहली, सम्मेलन मुख्य बिंदु, ठीक है। अब ऐसा मुख्य बिंदु ऐसा क्या रहा है जिसके बारे में हमें लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लास्ट में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपसे करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डिटेलिंग। तो इसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक शासन में सुधार, ठीक है। यानी इसका इंग्लिश क्या हुआ कि ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिसको भी दिक्कत है, ग्लोबल रिफॉर्म। देखिए, तो ये कहा गया है अभी, चूंकि कि देखिए अभी ये ब्रिक्स जो है वो उसका स्थापना ही हुआ था, जो नाटो के देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उसका ये तुलना करने के लिए, उसका जो मुकाबला करने के लिए। तो ये ब्रिक्स अब क्या कह रहा है, एकजुट होकर ये कह रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद, आईएमएफ जो है, इसके अलावा जो है आपको विश्व बैंक, WTO, जो यहाँ पे इस सम्मेलन में चर्चा किया गया है कि यूएन में चूंकि जो है 5 देशों को ही मिला है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो ये 5 देशों को मिला है। तो ये अभी जो है शीतकाल से द्वितीय विश्व युद्ध के समय की परिस्थिति है, ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी जिस तरीके से जो बदलाव हुए हैं, जिस तरह से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक, तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है भारत, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अफ्रीकन यूनियन से एक भी सदस्य जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यूएन जो है वो अभी के अगर तुलना में अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता है, इसमें बाकी सारे देशों को भी, बाकी सारे रीजन्स के जो देश हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर इस तरीके से जो है इसकी अप्रासंगिक होने की जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें सुधार की मांग की गई है, आईएमएफ में सुधार की मांग की गई है, विश्व बैंक में। मतलब ये कह रहा है कि वैश्विक शासन को अब बहुपक्षीय बनाइए, एक पक्षीय जो पश्चिमी देशों पर केंद्रित है वैसे काम नहीं चलेगा। तो पहला इसमें ये कहा गया है। और दूसरा क्या कहा गया है, सतत विकास। दूसरा क्या है, सतत विकास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सतत विकास के लिए क्या किया गया है, एक ब्रिक्स कार्बन मार्केट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, ब्रिक्स कार्बन मार्केट। याद रखना है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चीजों को नहीं ले गई हूं मैं, क्योंकि बहुत डिटेल में चीजों को याद नहीं हो पाती है, फिर वो वहां पे उतने पॉइंट आप लिख नहीं पाते हैं। तो सतत विकास, विकासशील देशों में जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है वो आपको ब्रिक्स कार्बन मार्केट की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं, और वो है, और एक सतत विकास में कार्बन मार्केट के साथ साथ जलवायु वित्त, जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए जलवायु वित्त की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी कहा गया है। थर्ड हम चलते हैं, शांति और सुरक्षा। थर्ड हमारा है शांति और
शांति और सुरक्षा। ठीक है, अब देखिए, अब ये शांति और सुरक्षा में क्या किया गया है कि चूंकि अफ्रीका समाधान और गाजा, देखिए अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में जिस तरीके से गृह युद्ध चल रहे हैं, तो इसीलिए अफ्रीका में समाधान की बात की गई है, अफ्रीका में समाधान। और जो गाजा संघर्ष चल रहा है, गाजा संघर्ष, उसके लिए जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है उस पर भी इस संगठन ने चर्चा किया है और उसमें उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को बहाल करने की मांग की है। और अफ्रीका में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके समाधान के लिए भी रूपरेखा, जो योजना जो है यहाँ पे तैयार की गई है। तो पहला वैश्विक शासन में सुधार, दूसरा यूएन, दूसरा जो है सतत विकास, और तीसरा है शांति और सुरक्षा। हम चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है वित्तीय सहयोग। क्या है? वित्तीय सहयोग। अब देखिए, वित्तीय सहयोग में क्या किया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि डॉलर पर निर्भरता की कमी, तो इसको कहते हैं डी डॉलरीकरण। क्या कहते हैं? डी डॉलरीकरण। यानी ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं, ये संस्था कोशिश कर रही है कि अब जो है हम लोग डॉलर, जो भी पश्चिमी देश हैं जिन पर हमारी जो अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो उस पर से घटा के जो है अब अपने मुद्रा में भुगतान किया जाए। सीमा पार भुगतान को बढ़ावा, सीमा पार भुगतान को बढ़ावा। इसके अलावा जो है एनडीबी विस्तार, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है जो सदस्य देशों को जो है लोन देता है, कर्ज देता है। तो एनडीबी का विस्तार किया जाए, एनडीबी को जो है और बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो लास्ट किया गया है, अब इन सब के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी को समर्पित। अब इन सब चीजों के लिए इसके अंतर्गत एक ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी यानी बीएमजी का समर्थन, यानी बीएमजी पर चर्चा हुई है। अभी वित्तीय सहयोग के लिए अगर आप इतना सारा कुछ नहीं लिखना सकते तो आप ये भी लिख के जा सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी की घोषणा की गई है, जिससे कि ये संस्था क्या करना चाहता है, डॉलर पर अपना निर्भरता कम करना चाहता है, सीमा पार अपने मुद्रा में भुगतान को बढ़ावा देना चाहता है, साथ ही एनडीबी का विस्तार करना चाहता है। तो ये जो है हमारा चौथा था। पांचवा चलते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए ब्रिक्स स्पेस काउंसिल, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है डिजिटलीकरण के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ब्रिक्स का एक स्पेस काउंसिल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में जो है वो टीबी उन्मूलन। अब मैं यहीं पे एक पॉइंट जो है बना देती हूँ। स्वास्थ्य में क्या कहा गया है? स्वास्थ्य में आपको टीबी उन्मूलन के लिए जो है ब्रिक्स देशों के मध्य जो है एक समझौता हुआ है। अब ये लोग जो है उस पर काम करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। सबसे पहले जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोगों ने ब्रिक्स को समझा नहीं, अभी तक जानते नहीं है, फ्रेशर हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है एक एक चीज जो है आपको कोर्स से पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी, इसीलिए इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स पे। नाउ वी प्रोसीड ब्रिक्स। ये ब्रिक्स से हमारा B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया,
I for India, C for China, S for साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे ये 5 कंट्री जो थे इनको लेकर जो है ब्राजील, रशिया यानी रसिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका को लेकर जो है बनाया गया था ब्रिक्स। और ये सबसे पहले जो है वो 2001 में इसकी जो 2001 में विचार दिया था, विचार आया था, बस बना नहीं था, विचार आया था। किसका? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। क्या नाम था? जिम ओनील। क्या नाम था? जिम ओनील। ठीक है, तो इन्होंने एक विचार दिया था कि पश्चिमीकरण को लेकर जो भी देश पश्चिमीकरण करते, जो भी देश विकासशील हैं, तो विकासशील जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं कुछ, अगर वो साथ आए, एक संस्था का गठन करें अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, तो ये जो है एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है। इन्हीं जिम ओनील के विचारधारा पर ही 2006 में जो है वो इसकी स्थापना होती है मुख्यतः। और स्पेशल तो जाकर जो है वो आपको 2001 में विचार, 2006 में ये वाला विचार आता है, इसका स्थापना होता है ब्रिक्स का। 2010 में पहले ब्रिक रहता है, यहाँ तक 2006 तक ये ब्रिक रहता है, ठीक है। लेकिन 2010 में आता है एस अफ्रीका और यहाँ से ये बन जाता है आपको ब्रिक्स। ठीक है, 2010 में ये जो है पूर्ण रूप से ब्रिक्स बनता है। एस अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका जो है इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट हम देख लें कि ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाई हम ब्रिक्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं और ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के समय में, तो हम इसको देख लेते हैं। महत्व, इंपॉर्टेंस। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आबादी हमारी कितनी, तो आबादी का ये आपको 49.5%, वैश्विक आबादी का 49.5%, यानी आप समझिए कि 50% दुनिया की आबादी कहाँ रहती है? ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। क्योंकि आप यहाँ पे भारत शामिल है, चीन शामिल है, अफ्रीका शामिल है, ब्राजील शामिल है, तो आप समझ लीजिए कि सारी जनसंख्या तो यहीं ही रह रही है। नेक्स्ट देखें तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमारा 40%, मतलब 50% जनसंख्या लेके, लेकिन जीडीपी कितना हमारे पास है विश्व का? 40% जीडीपी है। और अगर हम वैश्विक व्यापार की बात करें, वैश्विक व्यापार, तो ये इसका हम 26% करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जब भी आप ब्रिक्स से कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो ब्रिक्स के बारे में जब भी बताएंगे तो ये जरूर लिखेंगे, डाटा आपको मेंस में लिखना ही है। तो 49.5% एक सम डाटा लेके चलिए, तो एक ओवरऑल लेके चलिए तो 50%, जीडीपी 40% एंड वैश्विक व्यापार 26%, ये अभी ब्रिक्स कवर करता है। ठीक है, अब देखिए ये ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, और जो भी हैं उनका एक संगठन है। ये नाटो के, ये जो है ये आपको नाटो और G7 के कुछ प्रतिस्पर्धा देने के लिए जो है ये बनाया गया था। हालांकि ये बहुत दूर है अभी उनसे, लेकिन बहुत मामले में इसने बराबरी कर भी दी है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे कितने देश जो है, अभी नया जो अभी 2025 में जो समिट हुआ है उसमें इंडोनेशिया इसका 11वां सदस्य बना है। अभी कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य 11। कितने सदस्य हो गए हैं? 11। 11वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया। बाकी जो सदस्य हैं वो हैं आपको, यहाँ तो 5 देश तो आपने देख लिया, छठा एक इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा जो है वो इजिप्ट है, जो है 24 में आया है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। तो 24 में जो शामिल हुए थे 2024 में, इजिप्ट, इथियोपिया,
ईरान, यूएई, ठीक है। हालांकि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होने के लिए जो है इसमें अपनी आवेदन दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी शामिल नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। और अर्जेंटीना इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन उसने जो है लास्ट मोमेंट पर जो बैकआउट कर गया। तो ये यहाँ पे ब्रिक्स की फॉर्मेशन है। ब्रिक्स कब बना, कैसे बना, वो है। अब हम देखते हैं भारत और ब्रिक्स, ये जो सम्मेलन हुआ था, हमको कोई भी क्वेश्चन जब पूछेगा किसी भी सम्मेलन से, तो आपको उसमें भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू ही आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर संगठन से पूछेगा तो निश्चित पूछेगा भारत के लिए क्या बेनिफिशियल है, भारत के लिए क्या चुनौती है, भारत ने इसमें क्या किया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बिना अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत, ब्रिक्स में भारत। अब देखते हैं पीएम मोदी ने ब्रिक्स को एक नया नाम दिया। इससे क्वेश्चन रेज होगा ही होगा, अगर ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बन गया है। भारत, पीएम मोदी ब्रिक्स नया नाम दिया। अब नया नाम दिया, इसके बाद मतलब इसको रीडिफाइन किया है उन्होंने। तो क्या नया नाम दिया है तो हम यहाँ पे देख लेंगे। अब पहला है बिल्डिंग, दूसरा है रेजिलियंस, इनोवेशन, फॉर cooperation and sustainability। देखिए क्या है, अभी जो नया नाम है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको याद कर लेना है। पहला है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे मोदी जी ने जो है वो इसको ब्रिक्स को एक नया नाम दिया है, रीडिफाइन किया है इसको। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो यहां हो गया क्षमता निर्माण, सहयोग एवं सतत विकास के लिए अन्वेषण। ठीक है, क्या कहा गया है, क्षमता निर्माण, सहयोग एवं सतत विकास के लिए अन्वेषण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ब्रिक्स 2025 का मंत्र भी क्या है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है छोटा क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो पता नहीं कौन सा पॉइंट आपसे उठा के पूछते। जितने भी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वीडियो को रोक के ले लेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ब्रिक्स का मंत्र क्या है, AI फॉर ऑल, पहला तो है। दूसरा क्या है, डॉलरीकरण, मैंने आपको पहले ही कहा है, डॉलरीकरण। 3 AI गवर्नेंस। 4 सामाजिक ऋण, मतलब ये मैंने उसमें जो आपको बड़ा करा दिया था तो ये छोटा में है, ये उसका छोटा वाला फॉर्म है, सामाजिक रोग उन्मूलन, टीबी। ठीक है, ब्रिक्स अनार एक्सचेंज,
ठीक है, और दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, ये चीजें हैं, ये आपका मंत्रा है ब्रिक्स का। अगर आपको वो वाला याद नहीं था तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ब्रिक्स का मतलब है एआई फॉर ऑल, डी डॉलरीकरण, एआई गवर्नेंस, सामाजिक उन्मूलन और ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज। ठीक है, अब तक ब्रिक्स की क्या क्या पहले हुई हैं, ब्रिक्स ने ऐसा कौन कौन सा पहल किया है जो अभी तक है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। ब्रिक्स की पहले क्या क्या है, ब्रिक्स की अब तक की पहले, अब तक ब्रिक्स ने क्या क्या किया है, तो हम पहले पहल पे जानेंगे। सबसे पहला क्या किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। एनडीबी की स्थापना हुई है। भारत में भी 18 मिलियन से ज्यादा जो है की योजनाएं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, तो ये सदस्य देशों को लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। दूसरा है आकस्मिक रिजर्व, आकस्मिक रिजर्व, कोई भी आपदा की स्थिति हो तब ये देता है, इसको कहते हैं CRA। क्या है, CRA। थर्ड, ब्रिक्स अनाज विनिमय, अनाज विनिमय। फोर ब्रिक्स रैपिड सूचना चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्रिक्स की अब तक की प्रमुख पहले हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत के लिए लाभ। भारत को लाभ क्या, सबसे पहला ऊर्जा सुरक्षा होगा, ऊर्जा सुरक्षा। अब देखिए ऊर्जा सुरक्षा कैसे होगा, क्योंकि अब इसमें शामिल हो गया है कौन, ईरान शामिल हो गया है। ईरान के साथ साथ कौन शामिल हो गया है, अरब कंट्री यानी यूएई शामिल हो गया है। इससे क्या हो गया, अब 44% कच्चे तेल का उत्पादन तो ये लोग खुद से करते हैं, और भारत ठहरा क्या, भारत ठहरा ऊर्जा आयातक। हमारे यहाँ 85% ज्यादा तो हम ऊर्जा आयात करते हैं, तो इसीलिए हमारी ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित होगी इस संगठन से जुड़ने से। दूसरा है सामरिक वार्ता तटस्थ मंच, सामरिक वार्ता तटस्थ मंच, यानी इस माध्यम से जो भी चीन के साथ हमारा है, जो भी हमारा रूस के साथ है, तो इन सब के साथ जो भी अगर किसी देश का भी इन विकासशील देशों में एक दूसरे से वैमनस्य होता है, तो ये एक मंच है, यहाँ पे आप वार्ता करके जो है वो समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जैसे भारत और चीन ने निकाला है लद्दाख वाले मामले में, देपसांग का जो मैदान था, तो वहां पे जो निकाला है देपसांग मैदान विवाद, भारत चीन, तो ये चीजें यहाँ पे निकली है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा पॉइंट लाभ होगा भारत को। तीसरा बहुपक्षीय मंचों में सुधार, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, ठीक है। भारत खुद चाहता है कि यूएन में उसको सदस्यता मिले, आईएमएफ में उसकी पावर बढ़े, वर्ल्ड बैंक में उसकी पावर बढ़े, तो इसीलिए अगर भारत इस संस्था के साथ जाता है, इस संस्था का मोटिव ही वही है, तो ये भारत का जो है इस जो योजना है उसको बल भी मिलेगा। उभरता हुआ पश्चिमी प्रभुत्व का संतुलन। आप देखिए जैसे कि इस समय, अब उदाहरण आपको यहाँ पे देना है अमेरिका वाला, जैसे कि अमेरिकी टैरिफ,
अमेरिकी टैरिफ। अब देखिए, जैसे इस समय अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, ठीक है, भारत पे, अमेरिका जो है चीन पे लगा रहा है, अमेरिका रशिया पे लगा रहा है। तो इस समय अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका एक तरह से दादागिरी कर रहा है, ठीक है। तो अपना जो है अमेरिका जो है अपने स्थिति का फायदा उठा रहा है। तो इसीलिए ये संगठन क्या करता है, डी डॉलरीकरण की तरफ ध्यान दे रहा है। अगर डॉलरीकरण पर हम लोग इतना निर्भर नहीं रहते, डॉलर पर निर्भर नहीं रहते, तो अमेरिका की स्थिति नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हम पर जब चाहे टैरिफ लगा देता। तो इसीलिए ये जो है संस्था जो है वो पश्चिम जगत का विरोध करती है, पश्चिम जगत का मुकाबला करने के लिए जो एक मंच प्रदान करती है, और इससे भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये आप भारत को लाभ होने वाले में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब चुनौती क्या क्या है, ये तो आपने देख लिया कि लाभ हो जाएगा, ये नॉर्मल भी है कि क्या लाभ है ब्रिक्स के, लेकिन अब चुनौती क्या क्या है, इतना ही हर चीज में आपको, जब आप बीपीएससी एस्पिरेंट है, जब आप सर्विस के एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छाई और बुराई दोनों का नॉलेज होना चाहिए। किसी एक चीज के नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों आपको लिखना पड़ता है। आप देखते हैं कमी क्या है, कमियां, तो पहला सचिवालय नहीं है, सचिवालय विहीन संस्था, विहीन संस्था, दीर्घ निर्णय प्रभावित, ठीक है, संस्था का सचिवालय ही नहीं है कहीं, इसीलिए जो है वो आपको निर्णय नहीं हो पाते हैं, वो मतदान की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो है इस संगठन में भी संगठनात्मक रूप से जो है इसमें कमी है। सदस्यों में आपसी मतभेद, आपसी मतभेद, जितने भी सदस्य हैं उनमें आपसी मतभेद बहुत बड़े स्तर पे, जैसे भारत चीन के साथ है, चीन का रूस के साथ है, तो इस तरीके से तो ये भी संगठन को जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। थर्ड है चीनी षड्यंत्र कारी कूटनीति। जिस तरीके से अमेरिका किसी का नहीं है, उसी तरीके से चीन भी किसी का नहीं है। चीन सिर्फ अपने फायदे की रणनीति अपनाता है, भारत को सबसे ज्यादा परेशानी चीन से ही है, तो इसीलिए ये भी एक उदाहरण है। चौथा है डॉलर को टक्कर देने में असमर्थ, डॉलर का विकल्प नहीं। अभी तक हमारे पास डॉलर का विकल्प ही नहीं बचा है, इसीलिए ये सारे जो हैं वो आप इसके जो हैं वो दिक्कत है ब्रिक्स में। अभी तक ये सारे के बिना जो है वो नहीं हो पाएगा। अब हम इसमें जो है एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें अगर आगे की राह में क्या हो सकता है, आगे की राह में यही हो सकता है कि सचिवालय की स्थापना की जाए, आपसी वैमनस्य को जो घटाने के लिए वार्ता पर, सामरिक वार्ता पर बढ़ावा दिया जाए, डॉलर के जो है वो आपको विकल्प तलाशे जाए। तो ये सब चीजें जो है आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। अब एक हमारा अभ्यास प्रश्न होगा, क्या होगा, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। अब जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से आप लिखेंगे। और वो क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, मैं मार्कर चेंज कर लेती, अब क्लास खत्म ही है बस इसलिए, प्रकाश डालते हुए इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करें। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, उसके प्रमुख बिंदुओं पर जो प्रकाश डालना है, और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में आपको लिखना है।
तो इस तरीके से आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को तब, और हम मिलेंगे आपसे कल 9 बजे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और एक काम आपको निश्चित रूप से करना है, अगर आप देख रहे हैं आपको फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस क्लास आपको मिलेगी। इसके साथ ही एसए की क्लास मिलेगी जो कि बहुत ही रेयर आपको यूट्यूब पर मिलता है। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है शाम को रात में 9 बजे जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है पीटी फैक्ट भी कवर करेंगे। तो इसीलिए ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है बीपीएससी फॉर बिगनर्स के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय सीताराम, जय बिहार।